बच्चों मैं हूं अमन सर, लाइव एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग पूर्णिया से। और आप हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो हमारे अभी वीडियोज को देख रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको किरण आरेख समझाया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियोज को लेक्चर 1 से फॉलो करें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाए और आप आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करें। बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि अगर आप हमारे वीडियोज को देखेंगे तो ना तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा, ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन छूटेगा और ना ही लॉन्ग छूटेगा। तो सारे क्वेश्चंस आप हमारे वीडियोज को देख करके बनाने में कैपेबल हो जाओगे और हमारी यही कोशिश है कि आप हमारे वीडियोज को देख करके लगभग जितने भी क्वेश्चंस आपसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाए और जितना बनाना हो सारा का सारा बना करके आप आ पाओ। और बच्चों, मैं जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नया अपडेट्स हमारे चैनल का मिलता रहेगा। और 10 बजे, सुबह के 10 बजे, टाइम नोट करिए, सुबह के 10 बजे मैं लाइव मिलता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, फटाफट अपना फेयर कॉपी ओपन कर लीजिए और नोट करना शुरू करिए, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अगर आपको जो है आगे का अच्छा सोच करके रखे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है बच्चों, घबराना नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान होता है न्यूमेरिकल। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप थोड़ी देर रुक लो, थोड़ी देर इंतजार कर लो, जो मैं बता रहा हूं उसको बढ़िया से सुनो और देखना न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो आज मैं आपके लिए टॉपिक ले रहा हूं वो है हमारा दर्पण का सूत्र। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र। बच्चों, बहुत पहले के समय में इसको प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता था, लेकिन अब प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाता है। इसीलिए जो है आपको केवल सूत्र से मतलब होना चाहिए और मैं भी प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम के सिलेबस में ही नहीं है। तो सिलेबस में केवल दर्पण का सूत्र है और इसके सूत्र के उपयोग से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखना है। ओके, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब आप कहेंगे सर ये क्या सब चीज आ गया, दोबारा से हमें बताइए। बाकी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इन सभी का नाम बताया हुआ है। जैसे f को बोलते हैं फोकस दूरी। f को क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस दूरी बोलते हैं। बहुत ही आसान है सर, फोकस दूरी। और f और वक्रता त्रिज्या में मैंने संबंध बताया था कि f बराबर होता है r/2। जिनको भी नहीं याद है वो यहाँ देख करके दोबारा याद करने की कोशिश करें। f बराबर होता है r/2। r क्या है सर? जहां पे r है वक्रता त्रिज्या। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर v क्या है? v है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी, v किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। और ये सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से ली जाती है। कहां से? दर्पण के ध्रुव से। ओके, मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, पहले लिख लीजिए। और u जो है, u है वस्तु दूरी। ये है हमारा वस्तु दूरी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कोई सा भी एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने आपके लिए एक ये दर्पण ले लिया, मान लीजिए ये हमने एक अवतल दर्पण लिया, इसका ये ध्रुव है। ओके, और मान लीजिए ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर वक्रता केंद्र के बाहर वस्तु स्थित होगा, कौन? वस्तु, है ना, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। इसका मैंने किरण आरेख समझाया हुआ है। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, यानी v। देखिए प्रतिबिंब दूरी कहां से? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को। उसी तरह वस्तु दूरी,
दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच के दूरी को आप बोलेंगे u। क्या बोलेंगे? u। दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच के दूरी को, ये देखिए दर्पण का ध्रुव ये है ना, और वहां से वस्तु के बीच के दूरी को बोलेंगे वस्तु दूरी। उसी तरह दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। ओके, तो ये हो गया F, ये हो गया V, है ना। प्रतिबिंब जहां दिखे दर्पण के ध्रुव से उसकी दूरी को V बोल देना, और वस्तु जहां दिखे दर्पण के ध्रुव से उसके बीच की दूरी को वस्तु दूरी यानी U बोल देना, और फोकस जहां दिखे तो यहाँ दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को बोल देना F, और दर्पण के ध्रुव से जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है उसी को बोलते हैं बच्चों वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से सूचित करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे जो F बराबर R/2 लिखते हैं, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सही है। ये वाला अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए लिखा जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान देना चाहिए हमें कि इस फॉर्मूला को लिखने के वक्त हमारा जो आपतन बिंदु होना चाहिए वो दर्पण के ध्रुव के आसपास होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। F बराबर R/2 जब भी लिखते हैं उस केस में जो आपतन बिंदु होता है वो दर्पण के ध्रुव के आसपास होना चाहिए दर्पण पर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो काफी लोगों को नहीं पता होता है कि मतलब F बराबर R/2 होता है तो होता है, मतलब ऐसा नहीं है। ये तभी वैलिड है जब आपतन बिंदु दर्पण के ध्रुव के पास स्थित हो, उसके नजदीक स्थित हो। ओके, तो ये हमारा हो गया दर्पण का सूत्र। दर्पण के सूत्र को हम डब्बे में बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, और ये इसको मैं स्टार मार्क लगा देता हूं, आप भी अपनी कॉपी में स्टार मार्क लगा दीजिए, और इसको हम लोग यूज करेंगे। तो फॉर्मूला को यूज करने से पहले हमें समझना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी, जिसका न्यूमेरिकल बनाने में बहुत योगदान रहेगा, चिन्ह परिपाटी। ओके, तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक जो समझेंगे वो है चिन्ह परिपाटी। अब जो समझेंगे वो है चिन्ह परिपाटी, तो ध्यान दीजिए चिन्ह परिपाटी, इसको समझते हैं ये क्या है। जो भी आप न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्न बनाएंगे उन अंकित प्रश्न को सॉल्व करने के वक्त चिन्ह परिपाटी का यूज करना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसको समझना भी अत्यंत आवश्यक है। ओके, तो चलिए चिन्ह परिपाटी समझेंगे हम लोग। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कॉन्सेप्ट सेम रखेंगे अपन। ये मैं आपके लिए उत्तल दर्पण भी ले रहा हूँ, ये लीजिए, ये अवतल दर्पण, इधर मैंने उत्तल दर्पण ले लिया, कोई दिक्कत नहीं सर ये क्या है? सर ये है हमारा अवतल दर्पण। सर वो क्या है? सर ये है हमारा उत्तल दर्पण, है कि नहीं? क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अब ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है, क्लियर? ध्यान दीजिएगा, अगर ये दर्पण का ध्रुव है तो दर्पण के ध्रुव से अगर हम लोग इधर कोई भी चीज रखा हुआ होगा, वस्तु होगा, प्रतिबिंब होगा, तो उसके लिए चिन्ह लीजिएगा माइनस। क्या लीजिएगा? माइनस। और ध्रुव के दाएं साइड के लिए लीजिएगा प्लस। इतना याद हुआ? तो चलिए अब वहां भी चलते हैं उत्तल दर्पण में। सर यहाँ पे ध्रुव है, ठीक। सर ध्रुव से इधर चाहे वस्तु हो या प्रतिबिंब हो हम चिन्ह यूज करेंगे माइनस, और ध्रुव से उधर चाहे वस्तु हो या प्रतिबिंब हो हम चिन्ह यूज करेंगे प्लस। क्लियर? अब ये तो हो गया हमारा मुख्य अक्ष के अलोंग, है ना, मुख्य अक्ष के अनुदिश। अब मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे की बात करते हैं। तो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर हम बात करें तो अगर ऊपर जाएंगे यानी अगर कोई चीज ऊपर हो मुख्य अक्ष के तो प्लस लेंगे, और नीचे होगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए यहाँ भी अगर ऊपर हुआ तो प्लस, मुख्य अक्ष के ऊपर हुआ तो प्लस साइन यूज करने वाले हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे हुआ तो माइनस यूज करने वाले हैं। इसका आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। आप बस एक कॉन्सेप्ट, एक चिन्ह
परिपाटी को फॉलो करिए, ये मैंने अपने मन से एज्यूम किया है, ठीक है। तो इसलिए आप भी अगर ऐसा एज्यूम करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो भी सवाल मैं बताऊंगा उसमें मैं चिन्ह परिपाटी इसी तरह से लेने के लिए सिखाऊंगा। इसीलिए आप भी दिमाग में बैठा लें कि ध्रुव से बाएं माइनस, ध्रुव से दाएं प्लस, ध्रुव से ऊपर यानी मुख अक्ष के ऊपर प्लस और मुख अक्ष के नीचे माइनस, खत्म। ये चार चीज है ना, बाएं सर माइनस, दाएं प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, खत्म, है ना। तो ये चिन्ह परिपाटी हो गया। चलिए अब हम लोग दो न्यूमेरिकल लेंगे, एक अवतल दर्पण पे और एक उत्तल दर्पण पे, और उसको सीखेंगे कि कैसे उसमें चिन्ह परिपाटी यूज करते हैं। तो चलिए अब न्यूमेरिकल लेते हैं। तो ये सवाल आपके सामने आपके बोर्ड पे दिख रहा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, नोट करिए दर्पण कौन सा है, अवतल, है ना। अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। यानी कि हमारा जो दर्पण है, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो दर्पण जो है बच्चों वो है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ओके। और उसका फोकस दूरी कितना दे रखा है, तो दर्पण का फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, और वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, 60 सेंटीमीटर पर। तो हमें वस्तु दूरी दे रखा है 60 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब दूरी हमसे पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर अवतल दर्पण को आप बनाएंगे तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया इसका ध्रुव, ये मुख्य अक्ष। अब फोकस दूरी हो गया 15, यानी यहाँ पे फोकस और ये दूरी दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक। यानी यहाँ वक्रता केंद्र होगा तो ये दूरी हो जाएगा r बराबर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि r बराबर होता है 2f, तो 2 गुना 15 यानी 30 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ। अब वस्तु कहाँ है, 60 सेंटीमीटर। अगर 60 सेंटीमीटर पे है इसका मतलब वक्रता केंद्र से बाहर है, तो यहाँ पे कोई आपका वस्तु दिया हुआ है और ये दूरी हमें कितना दे रखा है, u बराबर 60 सेंटीमीटर। ओके क्लियर। हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब दूरी यानी v पूछा है। अब आप चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि चिन्ह परिपाटी में इधर लेंगे माइनस और इधर लेंगे प्लस। अब आप क्या देख रहे हैं, वस्तु है यहाँ, जब भी वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर होता था तो उसका प्रतिबिंब बनता था, याद है कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं भी, है ना, इन दोनों के बीच में कहीं भी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं भी बन सकता है, मुझे नहीं पता, कहीं भी बन सकता है, बट इन दोनों के बीच में, बीच में का ये मतलब नहीं कि एकदम बीच में, बीच में का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी बन सकता है। तो यहाँ पे सर हो गया प्रतिबिंब, ओके, और ये हो गया आपका v, और आपको v ही बताना है। अब जो चीज कैलकुलेट करना है उसका चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करेंगे, आपको क्या निकालना है, v, प्रतिबिंब दूरी, तो इसके लिए चिन्ह परिपाटी नहीं लगाएंगे, बाकी सबके लिए लगेगा। तो सर इधर के लिए माइनस, इधर के लिए प्लस, अब उधर तो कुछ ही नहीं है, सारा इधर ही है। इसका मतलब चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर आप लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए कितना आसानी से बनेगा सर। फोकस दूरी f जो है वो किधर है, बाएं है, यानी चिन्ह याद कर क्या यूज करेंगे, माइनस, यानी सर f हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद वस्तु दूरी, वस्तु दूरी कितने पे है, 60 सेंटीमीटर पे, वो भी ध्रुव से बाएं है और बाएं के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस का चिन्ह, तो सर u हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। लेकिन v के लिए चिन्ह यूज नहीं करेंगे, जो कैलकुलेट करना है उसके लिए चिन्ह यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लगाएंगे दर्पण का सूत्र, तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, बच्चों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दर्पण का सूत्र ही पूछ लेता है आपसे, है ना, और याद तो अभी मैंने समझाया है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है दर्पण का सूत्र। अब जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ यूज करेंगे और उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए फटाफट बता दीजिए, 1/में f की जगह कौन है, f की जगह क्या है, -15, तो
यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 15 बराबर 1 बटा में v कैलकुलेट करना है, इसको मत कुछ भी करिए, u के जगह 1 बटा u है ना, तो प्लस 1 बटा u के जगह क्या लिखेंगे माइनस का 60, यहाँ लिख दीजिए माइनस का 60। ठीक है, देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आपका प्रतिबिंब दूरी आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ओके, अब हमें चूंकि 1 बटा v के लिए 1 बटा v को अलग करना है, तो इसको इधर करेंगे तो हम ये हो जाएगा माइनस ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बटा में 15 बराबर 1 बटा v, और ये माइनस ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1 बटा में 60। अब इसको अपन इधर कर लेते हैं, ठीक है, तो माइनस 1 बटा 60 इधर आएगा तो प्लस का 1 बटा 60 हो जाएगा, है कि नहीं। और इधर पहले से कौन है माइनस का 1 बटा 15, ये कितने के बराबर हुआ 1 बटा v के बराबर। अब 15 और 60 का लघुत्तम यानी एलसीएम होगा 60, 60 से 60 में भागा लगाइए, एक बार में भागा लगेगा, उस एक को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा 1, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, 15 से 60 में भागा लगाइए, 4 बार में भागा लगेगा, 4 को 1 से गुना करिए तो 4 एकम 4, और यहाँ बचा 1 बटा v। ये हो जाएगा 1 में से 4 को घटाना है, छोटे में से बड़े को घटाना है, तो चिन्ह माइनस का रहेगा। जब भी छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का रहेगा, ध्यान रखना है। तो माइनस, अब 4 में से 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 3, और बटा में 60, और यहाँ 1 बटा में v, 3 एकम 3 और 20 दिया 60, यानी v का मान पलट दीजिए, ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो v बराबर हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अपने आप आपको v माइनस में आ गया, और माइनस में आ गया इसका मतलब बता रहा है आपको कि प्रतिबिंब भी ध्रुव से बाईं तरफ बना है। क्यों? क्योंकि माइनस किसको दिखाया था आपने, बाईं तरफ को बताया था, तो प्रतिबिंब भी ध्रुव से किधर बना, बाईं तरफ। ओके, तो हमसे पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं, तो हम क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, तो देख लीजिए 20 सेंटीमीटर, बेटा यहाँ से यहाँ तक था 15 और यहाँ से यहाँ तक 30, तो 20 जो होगा इन दोनों के बीच आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो कितना आसान है, कितनी आसानी से हमने आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप भी सीख गए होंगे कि हाँ सर बहुत आसान होता है आंकिक प्रश्न, बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो आप चीजों को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो, है ना, और आप अपने से क्वेश्चन बना सकते हो। फिलहाल मैं एक और सवाल ले रहा हूं जो अवतल दर्पण के लिए नहीं, जो उत्तल दर्पण के लिए होगा। तो मैं लेता हूं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ये है, एक उत्तल दर्पण यानी अपना दर्पण जो है अब उत्तल दर्पण है से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, यानी वस्तु दूरी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है ना, यानी प्रतिबिंब दूरी 12 सेंटीमीटर दे दिया और दर्पण के पीछे बन रहा है इसका प्रतिबिंब। ओके, दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए हमें कह रहा है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि वस्तु दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, दर्पण कौन सा है, दर्पण है सर उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। और प्रतिबिंब की दूरी क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी जो दे रखा है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। तो डायग्राम पहले बनाएंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी मुझे यूज करना है तो डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। ये दर्पण का ध्रुव हो गया। ओके, वस्तु आपको पता है परावर्तक सतह की तरफ रखेंगे तो इधर आप रखेंगे वस्तु मान लीजिए, और इसका ये हो गया फोकस, तो ये दूरी हो जाएगा फोकस दूरी, क्लियर। और ये आपका वस्तु हो गया तो ये हो जाएगा वस्तु दूरी, जिसको U से लिखेंगे। और वस्तु दूरी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर।
अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे कहाँ बन रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो ये प्रतिबिंब है और ये हमारा क्या था, ये हमारा वस्तु था। तो प्रतिबिंब दूरी इसको आप भी कहेंगे। क्लियर हो गया। तो u आ गया, v आ गया और f आ गया। प्रतिबिंब कितने दूरी पर है सर, 12 सेंटीमीटर पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रतिबिंब को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में कैसे बना दिए। बच्चों मैंने उत्तल दर्पण के लिए 2 किरण आरेख समझाया था। एक, जब वस्तु अनंत पे हो तब प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। अब वस्तु तो अनंत पे है ही नहीं, वस्तु का दूरी तो हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब दूसरा किरण आरेख क्या कहाँ बन रहा था प्रतिबिंब, ध्रुव और फोकस के बीच में दर्पण के पीछे। तो इसलिए मैंने यहाँ बना दिया प्रतिबिंब। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो इधर को लेंगे क्या, प्लस, और दर्पण के बाएं, ध्रुव से बाएं माइनस। तो बताइए कौन कौन आएगा प्लस में और कौन आएगा माइनस में। तो सर चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो वस्तु दूरी है u, चूंकि ये वस्तु जो है वो ध्रुव से बाईं तरफ है तो माइनस के साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। और जो प्रतिबिंब दूरी है वो दर्पण से किधर है, ध्रुव से दाईं तरफ, तो दाईं के लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे तो v हो जाएगा प्लस 12 सेंटीमीटर। और जो निकालना है, हमें f बताना है, तो जो निकालना है उसके लिए चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या लगाएंगे, दर्पण का सूत्र। क्या लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, फॉर्मूला बताइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर। सर 1/f तो निकालना है ही, तो इधर तो अब कुछ नहीं करना है। 1/v, v के जगह क्या लिखेंगे सर, प्लस 12 लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे प्लस u के जगह सर 1/-20। क्लियर। अब ध्यान से देखते जाइए सर, 1/f बराबर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस का 1/20। ओके। अब मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो इधर 1/f बराबर 12 और 20 का लघुत्तम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। तो 12 पंचे 60 यानी 5 बार में भाग लगेगा और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 गुना 1 हो जाएगा 5। बीच में माइनस है तो माइनस दे दिया। अब 20 से 60 में भाग लगाइए, कितने बार में, 3 बार में, और 3 को 1 से गुना कर दीजिए तो 3 एकम 3। ये हो जाएगा 1/f बराबर 5 में से 3 गया 2, 2/60। अब काट देते हैं, 2 एकम 2, 30 दूनी 60। तो यहाँ हुआ 1/f बराबर 1/30, यानी f यानी फोकस दूरी हो जाएगा, पलट दीजिए तो 30 सेंटीमीटर। यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। और ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर। तो अगर आपको चिन्ह परिपाटी यूज करना आता है तो आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से अंकित प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। प्रॉब्लम कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। चलिए अब जो है हम इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, आवर्धन, है ना, और उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग करके ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू। चलिए अब आवर्धन समझते हैं। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ओके। तो ध्यान दीजिए, आवर्धन किसे कहते हैं, पहले परिभाषा जानेंगे। तो आवर्धन बहुत ही आसान चीज है ना, इसको समझना आसान है। आवर्धन कहते किसको है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। सिंपल, यानी हम लिख सकते हैं किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को
आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। इसे m से सूचित करते हैं, किससे? m से सूचित करते हैं। यानी कि सर आवर्धन बराबर अगर हम लिखेंगे, आवर्धन बराबर यानी m बराबर, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन यानी m बराबर, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग डिनोट करेंगे hi से और वस्तु की ऊंचाई को डिनोट करेंगे हम लोग ho से। ध्यान रखिएगा। अब डायग्राम के तौर पे अगर हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझना चाहें तो मान लीजिए अगर ये आपका अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है और ये दर्पण का ध्रुव है और ये आपका फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, तो अगर मान लीजिए वस्तु को आपने वक्रता केंद्र पर रखा तो आपको पता है कि प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्रतिबिंब, और आकार भी रहता है सेम, आकार भी क्या रहता है, ये वस्तु है ना, और ये प्रतिबिंब है, आकार भी सेम रहता है। तो यहाँ से ऊपर तक की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी ho चूंकि वस्तु है, और यहाँ से नीचे तक की ऊंचाई हो जाएगी hi चूंकि प्रतिबिंब है। क्लियर? वस्तु की दूरी को आप लिखेंगे u, ओके, और प्रतिबिंब की दूरी को दर्पण के ध्रुव से लिखेंगे v। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अगर आप चिन्ह परिपाटी यूज करते हैं तो ऊपर के लिए प्लस, नीचे के लिए माइनस, ये मैंने सिखाया हुआ है, और बाएं दर्पण के ध्रुव से बाएं के लिए माइनस और दाएं के लिए प्लस। चलिए चिन्ह परिपाटी के हेल्प से चीजों को हैंडल करना सीखते हैं। तो सर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे m बराबर क्या हो गया सर हमारा hi बटा में ho, क्या बन गया सर ये hi बटा में ho। hi के लिए चिन्ह क्या होगा माइनस का, क्यों? क्योंकि नीचे है, प्रतिबिंब नीचे है, यहाँ माइनस, ho के लिए प्लस, ho के लिए प्लस। अब बचा क्या सर hi और ho को अगर हम लोग देखेंगे तो hi के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे v और ho के लिए यूज करेंगे u। तो ध्यान दीजिए, वैसे इसको बताने के लिए अपने को समरूप त्रिभुज का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा? समरूप त्रिभुज का। ओके, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको कि कैसे लेते हैं। फिलहाल पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब v जो है ये भी ध्रुव से बाईं तरफ है और u जो है ये भी ध्रुव से बाईं तरफ है, तो दोनों के लिए माइनस का चिन्ह। अब यहाँ से देखिए ध्यान से कि माइनस का hi बटा में प्लस का ho बराबर ये माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बचेगा v बटा में u, यानी कि hi बटा में ho, ये इसी को ना हम लोग m बोले थे, hi बटा में ho को ही m बोले थे ना सर। hi बटा ho किसके बराबर हो गया? m के, और इस माइनस को इधर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस का v बटा u। ये एक फॉर्मूला बन गया m बराबर, है ना, यानी m का तो बेसिक फॉर्मूला होता है ही hi बटा ho, और m का एक और फॉर्मूला हो गया माइनस का v बटा में u। ओके, तो फॉर्मूला आपको दिया हुआ रहेगा कि दर्पण के आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो कभी कभी ये भी रहेगा और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी रहेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस फॉर्मूला का केवल आपको यूज करना है, प्रूफ नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में, तो मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके चल रहा हूँ। अब दो चीज जो आपको समझना है वो कि अगर m का मान नेगेटिव हो, m का मान क्या हो? नेगेटिव हो, इसका मतलब प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। इस बात का ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट भी मैं बता रहा हूँ कि अगर m का मान नेगेटिव हो, माइनस में आ जाए, तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक एवं उल्टा होगा, और अगर m का
पॉजिटिव हो यानी धनात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वो होगा आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। बच्चों ये सवाल आपके बोर्ड में बन रहे हैं लगातार, आभासी एवं सीधा। ओके, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि अगर m नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, और अगर m पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो आभासी एवं सीधा बनेगा। चलिए मैं इसको बता देता हूं कि कैसे इसको प्रूव करना है। तो किरण आरेख को ध्यान से देखिए, ये अपना किरण आरेख है ना, और इस तरह से ये किरण जो है ये यहाँ पर होते हुए निकलती थी, है ना, ये परावर्तित किरण और ये आपतित किरण। उसी तरह से अगर एक किरण फोकस से होते हुए अगर आपने पास करा दिया आपतित किरण, तो परावर्तित किरण यहाँ से होते हुए इधर की तरफ निकल जाती थी। ये दोनों परावर्तित किरण हो जाते थे, ठीक है, ये परावर्तित किरण, ये प्रतिबिंब बन गया। अब ध्यान से देखिए कि अगर आप एक कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर इंसिडेंट कराते तो वो ऐसे जाती, है ना, जाती ना। अगर दर्पण के ध्रुव पर अगर इंसिडेंट कराते अगर आप कोई किरण को, तो वो आपको पता है कि मानक किरण आरेख के अनुसार वो ऐसे जाती और वो भी इसी बिंदु पे काटती। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने दो त्रिभुज हो गए, कुछ इस तरह से और एक त्रिभुज कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिए, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्लियर। जो कोण ये है वही कोण ये है, क्योंकि एंगल I और एंगल R बराबर होते हैं। ये है HO और ये है HI, और ये दोनों दूरी जो है ये भी U है और V भी है, यहाँ पे U और V दोनों सेम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर ये कोण और ये कोण बराबर है दोनों त्रिभुज के लिए, और दोनों का ये वाला कोण 90 डिग्री है, और अच्छा ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, यानी सर ये ए समरूपता से लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे सर, दिस यानी HO बटा में दिस यानी HI, क्लियर, HO बटा में HI। HO की दूरी यहाँ से कितनी U, तो U बटा में V, क्लियर, यानी कि सर HI, इसको पलट दीजिए तो HI बटा में HO कितना हो जाएगा, V बटा में U, ये हो जाएगा ना। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है HI बटा में HO को V बटा में U, और बाद में चिन्ह परिपाटी यूज कर लिया। V भी ध्रुव से इधर है तो माइनस, U भी ध्रुव से इधर है तो माइनस, है ना। HI ऊपर है अक्ष से तो माइनस, और सॉरी HI नीचे है अक्ष से तो माइनस, और HO ऊपर है मुख्य अक्ष से तो प्लस। और इस तरह से हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, चलिए हम चलते हैं और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को समझते हुए इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना जो ये प्रकाश का परावर्तन है इसका आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। आवर्धन को हमने समझने के बाद उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसका हम अलग ही न्यूमेरिकल सीरीज लेकर के आएंगे। पहले हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और सॉल्व करना सिखाएंगे जिसमें आवर्धन का यूज से भी न्यूमेरिकल बनता है, वो भी सिखाएंगे। तो फिलहाल पहले ये समझ लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। अवतल दर्पण का उपयोग होता है पहला हजामती दर्पण में। हजामती दर्पण मतलब जहाँ पे आप शेविंग करवाने जाते हो, दाढ़ी बनवाने जाते हो, बाल कटवाने जाते हो, तो जो नाई होता है वो जो दर्पण का उपयोग करता है वो हजामती दर्पण में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है, अवतल दर्पण का। दूसरा टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, जो टॉर्च होता है ना, उसका जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। दूसरा जो वाहन का हेडलाइट होता है, हेडलाइट यानी गाड़ी का जो सबसे आगे वाला लाइट होता है जिसको हम लोग हेडलाइट बोलते हैं, उस हेडलाइट में जो पैराबोलिक सरफेस होता है वो अवतल दर्पण का बना हुआ होता है। ओके, और सर्च लाइट में तो ये लिख लेंगे। तीसरा जो है ENP में यानी
यानी जो डॉक्टर होते हैं जब वो आपके कान, नाक, गले तथा दांत की जांच करते हैं तो उनके द्वारा इस दर्पण का यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और चौथा सौर भट्टियों में। ओके, तो ये 4 उपयोग जो है आप याद कर लेंगे और मेरे ख्याल से आपके दिमाग में तो बैठ भी गया होगा। और अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। इसका जो उपयोग है वो बेसिकली किसी भी गाड़ी में जो साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर, उसके द्वारा पीछे की वस्तु को देखने में किया जाता है, ताकि उसका जो, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, जो देखने का क्षेत्र होता है, जो दृष्टि क्षेत्र होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और दूसरा फायदा ये है, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनाने की वजह से भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। तो एक तो हो गया इसका फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी बड़ा है, यानी काफ़ी विस्तृत क्षेत्र को एक बार में देख लेता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो अगर आप याद कर लेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन दोनों में से भी किसी के उपयोग पे जरूर पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए अभी जो है ये हमारा जो लेक्चर है प्रकाश का परावर्तन, ये कंप्लीट हो गया। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ले लिए हैं, उसको कवर कर लिया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब जो कुछ बचा हुआ है, जैसे कि कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझाने वाला हूं, आंकिक प्रश्न, उसके लिए मैं केवल एक न्यूमेरिकल का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 1 या 2 और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं केवल न्यूमेरिकल ही डिस्कस करने वाला हूं, केवल आंकिक प्रश्न ही डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ तक को आप थॉरली रिवाइज कर लीजिए लेक्चर 1 से लेकर के यहाँ तक, और जल्दी से आ जाइए अगले दिन सुबह 10 बजे हमारे चैनल पे हमसे मिलिए, हमसे हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, वीडियोज को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।